एवरीवन, दिस इज़ उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। अभी के जो हमारे सेशंस चल रहे हैं उनमें हम इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने सैम्पल पेपर का फर्स्ट पार्ट यानी सेक्शन ए अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप लोग देख लीजिए। सेक्शन ए हम कल सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेक्शन ए का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। होप कि अब आपको स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी, है ना। तो मैं सेक्शन बी पे पहुंच जाती हूँ। सेक्शन बी, हाँ, हियर इज़ द सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चंस थे जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ। मैंने आज एक चैनल पे पोस्ट क्रिएट किया है जिसमें आप मुझे आपके टर्म 1 को लेके जितने भी आपके डाउट्स हैं, आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है कि कैसा पेपर आने वाला है या मार्किंग कैसे होगी या कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, 25th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भी देखो, अगेन आपको 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 24, आपको 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं 24 में से, ठीक है। चलो, 25 क्वेश्चन क्या है एक बार पढ़ते हैं। 25 में आपको दिया हुआ है, आपको एक स्टेटमेंट दी गई है और उसका एक रीज़न दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है। Acquisition of a domestic company by a foreign company will be recorded on the credit side of balance of payment account। इसका रीज़न जो है हमें दिया हुआ है, रीज़न दिया है, इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द डोमेस्टिक इकोनॉमिक। देखिए, इसका जो स्टेटमेंट दिया है वो तो सही दिया है, लेकिन इसका जो रीज़न दिया है वो गलत है। बिकॉज इसमें आपको बोला जा रहा है, फर्स्ट वाले में मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट में आपको बोल रहे हैं कि एक विदेशी कंपनी द्वारा जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं वो का जो भुगतान होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। हाँ, बिल्कुल क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये तो सही है, लेकिन जो इसका रीज़न दिया है वो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहे हैं? सपोज इन एन इकोनॉमी द इंटाइटल डिपॉजिट ऑफ ₹400 crores leads to the certain of total deposit worth ₹4,000 crores अंडर द गिवन सॉल्यूशन, ठीक है। आपको बोल रहे हैं कि मान लो कि एक अर्थव्यवस्था में 400 करोड़ रुपए की शुरुआत में मतलब पैसे जमा राशि से कुल जमा राशि का निर्माण होता है कितना, 4,000 करोड़ का। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला सही होगा। दी गई जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, आरक्षित आवश्यकताओं का मूल्य सार्थक होगा, ठीक है। देखो, इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए 0.1। सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि मेजर पॉलिसी initiatives, land reforms and green revolution help India to become a self-sufficient in goods grain production। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो दी गई है कि एक प्रमुख नीति पहल जिसमें भूमि सुधार और हरित क्रांति ने भारत को फूड में मतलब फूड के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प की है। इसका जो रीज़न आपको दिया है वो क्या दिया है? रीज़न आपको दे रखा है इसमें, द प्रपोजिशन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड आफ्टर द ग्रीन रिवॉल्यूशन। आपको जो कारण दिया है वो कृषि पर जो निर्भर लोगों के अनुपात में हरित क्रांति के बाद उम्मीद के मुताबिक गिरावट नहीं आई, जितना सोचा था उतनी गिरावट नहीं आई। इनमें से कौन सा जो विकल्प है वो आपको लग रहा है कि सही है? हाँ, तो फर्स्ट देखो, मतलब मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे तो इसमें जो
स्टेटमेंट दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है और जो रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका बोथ बी आंसर होना चाहिए। ए एंड आर ट्रू, रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। मतलब वैसे दोनों सही हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चन नंबर 28। आप इन वाले क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट करके रख लो या फिर आप वीडियो को सेव कर लेना, तो भी आपका काम हो जाएगा। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहे हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है। फर्स्ट दिया गया है, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स सस्टेनेबल लाइवहुड रूरल पॉपुलेशन। कृषि क्षेत्र में जो विविधीकरण ग्रामीण आबादी को स्थायी आजीविका प्रदान करता है। या फिर सेकेंड ऑप्शन आपको दिया हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन इंक्लूड्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर अलाइड एक्टिविटीज़ एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, मतलब जो विविधीकरण था, जो डाइवर्सिफिकेशन था में शामिल है फसल पैटर्न में चेंज हुआ था या कृषि से अन्य जो संबंधित गतिविधियां थी और गैर कृषि से संबंधित जो गतिविधियां थी उनमें स्थानांतरण हुआ, या फिर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू एग्रीकल्चर एवेन्यूज़ यानी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क फॉर द रूरल पॉपुलेशन। या डी ऑप्शन दिया है, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस द proportion of unemployed population in the rural areas to considerable limits। यानी ये जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ में ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार आबादी थी, जितने लोग रहते थे, के अनुपात में काफ़ी हद तक कम कर दिया था। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? देखो बाकी सारे तो ठीक है, फर्स्ट भी ठीक है, बी भी, सेकंड भी ठीक है और डी भी ठीक है, बट जो सी ऑप्शन दिया गया है कि नए जो काम थे, मतलब नई कृषि मार्गों में निवेश का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए जोखिम बढ़ाना था, नहीं, ग्रामीण आबादी के लिए जोखिम बढ़ाना नहीं था। तो ये एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की साइड। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया है एक बार पढ़ते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें भी आपको एक स्टेटमेंट दिया है, साथ में एक रीज़न दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। मतलब मानव पूंजी मनुष्य को एक उत्पादन में वृद्धि के साधन के रूप में मानती है या नहीं मानती है? मतलब मानती है। स्टेटमेंट तो आपको ये दिया हुआ है, इसका रीज़न क्या दिया है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो इसका जो रीज़न आपको दे रखा है वो दिया है कि शिक्षा और मतलब एजुकेशन और हेल्थ में निवेश के माध्यम से मानव पूंजी निर्माण कम हो जाता है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो अगर आप देखोगे जो इसकी स्टेटमेंट दे रखी है वो बिल्कुल सही है, बट जो इसका रीज़न दे रखा है वो गलत है कि डिक्रीज़ होता है। डिक्रीज़ थोड़ी ना होता है, इंक्रीज़ होता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज़ द राइट कि ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको वही दो कॉलम्स दे रखे हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। आपको बताना है कि कौन सा किससे सही मैच कर रहा है, ठीक है। चलो एक बार मैं इसके वो और देख, अच्छा नीचे ही देखो, ठीक है ये सही है, इसमें नीचे ही दे रखा है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटी कर देती हूँ ताकि हमें ऑप्शंस भी साथ में दिखाई दें, ठीक है। अभी ठीक है ना। फर्स्ट दे रखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का, आपको इसमें बताना है। अच्छा ओके, इसमें दे रखा है आपको कि फर्स्ट कॉलम में स्कीम के नाम दे रखे हैं आपको, नेम ऑफ द स्कीम, और जो सेकंड कॉलम दे रखा है वो उनका ऑब्जेक्ट बताया गया है।
हमको बताना है कि कौन सा किसके साथ सही मैच कर रहा है। तो देखो फर्स्ट वाला जो दे रखा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, वो डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं था। ऐसे ही दूसरा वाला जो दे रखा है आपको पोषण अभियान मिड डे मील, वो गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनस्किल्ड वर्कर्स नहीं। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो था वो हेल्पिंग स्पेसिफिक ग्रुप्स। जी हाँ बिल्कुल, जो जो NSAP था वो हेल्प कर रहा था लोगों की क्या है स्पेसिफिक ग्रुप्स में, ठीक है। उस तो डी को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, इसका मतलब सी वाला सही है, सी का थर्ड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बता रहा है, आपको एक चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे और हमें चार्ट में से क्या बताना है, फिगर शोइंग पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन सम लार्ज स्टेजेस, ठीक है, 1973 से 2012। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन बार डायग्राम आइडेंटिफाई द स्टेट्स विच आर able to reduce the poverty level as compared to other states between 1973 to 2012। ठीक है, आपको चार्ट दिया है यहाँ पे। इस तरीके के जो चार्ट वाले क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, इनको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी स्क्रीन पर आपको शायद ये इतना अच्छे से विजिबल ना हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 31 ये अभी हम छोड़ देते हैं, कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे हम इस चार्ट को देखते हैं, डायग्राम कैसे देखते हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे अलग से थोड़ा सा टाइम, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना दूंगी, तो आप उसमें देख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 32, ये यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो मतलब ये आपके जो दिया गया है सैम्पल पेपर उसी में थोड़ा सा ब्लर है, ओके। तो अभी इसको सॉल्व कर पाना भी इतना इजी नहीं है, बिकॉज ये समझ ही नहीं आ रहा है कि चार्ट में लिखा क्या है, ठीक है। तो ये भी मैं इसको अलग से 31 और 32 की वीडियो आपको अलग से बना कर दे दूँगी, मतलब मैं इसको एक बार ध्यान से पढ़ के देन फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्लियर विजिबल है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या दे रहा है यहाँ पे, अगेन आपको एक स्टेटमेंट दिया है, साथ में एक रीज़न दिया है, आपको बताना है कि सही कौन सा है और कौन सा गलत है। फर्स्ट वाले में आपको क्या दे रखा है, पढ़ते हैं। द गोल ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड वाज फुली सर्व्ड बाय एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। मतलब स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद में जो बिचौलिए थे, मतलब जो बीच में जिनको हम जमींदार या काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, जो बिचौलिए थे, उनके उन्मूलन द्वारा भूमि के समान वितरण का लक्ष्य पूरा किया गया था या नहीं किया गया था। तो अगर देखा जाए तो हमें पता है कि ऐसा तो हुआ ही था, मतलब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें दे रखी है वो स्टेटमेंट सही है। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दे रखा है, सॉरी एक सेकेंड, फुली सर्व्ड है यहाँ पे, फुली सर्व्ड नहीं, फुली सर्व्ड गलत है, क्योंकि पूरे तरीके से लैंड को बिचौलियों को नहीं दिया गया था, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट इसका रीज़न क्या दिया गया है, तो ये तो जो स्टेटमेंट दिया है वो तो फॉल्स है। उसके बाद में बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लैंड legislation delaying the implementation and subsequently escaping from the legislation। आपको इसमें जो देखो जो स्टेटमेंट दिया है वो तो गलत है, क्योंकि फुली सर्व नहीं किया गया था, बट जो रीज़न दिया गया है कि जो बड़े ज़मींदार थे उन्होंने भूमि सीमा का जो कानून बनाया गया था उसको चुनौती दी, और जो उनको कार्य दिया गया था उसमें उन्होंने देरी की और बाद में वो कानून से बच गए थे। तो ये रीज़न सही दिया गया है, तो इसका होना चाहिए फर्स्ट तो गलत है, बी ट्रू, ये भी गलत है, डी इज़ द राइट आंसर। 33 का डी सही है कि ए जो आपको स्टेटमेंट दी है वो फॉल्स है और जो रीज़न दिया गया है वो सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपको सैम्पल पेपर देख के समझ में आ रहा होगा कि इस बार इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं।
जिसमें आपको स्टेटमेंट और रीज़न दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, इसमें आपको स्टेटमेंट के साथ रीज़न नहीं दिया है, 2 स्टेटमेंट ही दिए गए हैं केवल। दोनों स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। तो फर्स्ट दिया गया है, द इमरजेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंश्योर्ड दैट रिडक्शन इन द फिशेस ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, यानी स्वयं सहायता जो समूह थे ने औपचारिक ऋण प्रणाली की दरारों में कमी सुनिश्चित की थी। इसका सेकेंड जो आपको स्टेटमेंट दिया है वो दिया है, द बोरोइंग फ्रॉम SHGs मेनली कन्फर्म ऑफ कंजप्शन पर्पस बाय इट्स मेंबर, यानी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थे ने उधार मुख्य रूप से इससे सदस्यों द्वारा उपभोग के उद्देश्यों तक ही सीमित है। देखो, इसमें आपको दोनों ही स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट भी ठीक है और स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें आपको अगेन 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्या है, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर्स इज डिटरमाइंड बाय द रिजर्व रेशियो प्रिवेलिंग इन द मॉनेटरी सिस्टम, यानी जो मुद्रा का मूल्य मौद्रिक प्रणाली में प्रचलित आरक्षित अनुपातों द्वारा निर्धारित किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस डायरेक्टली रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व रेशियो, क्रेडिट निर्माण की प्रक्रिया सीधे आरक्षित अनुपात के मूल्य से संबंधित है। तो देखो, आपको स्टेटमेंट फर्स्ट जो दिया गया है वो सही दिया गया है कि जो मुद्रा मूल्य होता है प्रणाली में प्रचलित आरक्षित अनुपात द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, बट इसका डायरेक्टली रिलेशन रिजर्व रेशियो से नहीं होता। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज़ ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। 35 का कौन सा होगा, सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट। ठीक है, आपको 4 वो दिए गए हैं यहाँ पे मतलब इवेंट्स दिए हुए हैं जिनमें आपको ऊपर नीचे कौन सा कहाँ आएगा वो बताना है। ठीक है, और फर्स्ट दे रखा है द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड, इसके बाद ग्रेट डिवाइड या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट दिया है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे। देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे सबसे पहले हुआ था, तो थर्ड वाला नंबर 1 पर आना चाहिए। उसके बाद में ओपनिंग ऑफ, ठीक है, उसके बाद में आना चाहिए फोर्थ वाला नंबर 2 पर आना चाहिए, और सेकंड वाला जो है इस्टेब्लिश ऑफ टाटा आयरन, ये नंबर 3 पर आना चाहिए, और फर्स्ट वाला नंबर 4 पर आना चाहिए। तो आप देख लो, अब इस हिसाब से हमारा जो बनता है वो बनता है 3rd, 4th, उसके बाद में 2nd और 1st। 3rd, 4th, 2nd, 1st। फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड नहीं, डी वाला सही है। 36 का डी आंसर सही होगा। इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर। अगेन 2 आपको एक स्टेटमेंट है, एक रीज़न है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या दे रखा है, पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे देखो, आपको दे रखा है ट्रेड ऑफ इनविजिबल आइटम्स बिटवीन 2 नेशन इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंटिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो, तो फर्स्ट वाले में आप मतलब जो स्टेटमेंट दी गई है उसमें बोल रहा है 2 देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार भुगतान संतुलन के पूंजी खाते का एक हिस्सा होता है। तो पहली बात तो ये है कि वो पूंजी खाते का मतलब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस पार्ट नहीं होता, तो ए तो रॉन्ग हो गया। अभी मैंने रीज़न पढ़ा नहीं, एक बार रीज़न पढ़ लेते हैं। ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट दैट assets and liabilities status of a country in relation of the rest of the words are known as capital accounting transaction। रीज़न बिल्कुल सही दिया गया है, तो 37 का मेरे हिसाब से ए फॉल्स है और आर सही है।
एक बार देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में, ठीक है। तो इसका होना चाहिए डी, इसका होना चाहिए कौन सा, डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या बोल रहा है, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड्स डैश एंड डैश, इनमें से कौन सा, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, फिक्स्ड करेंट या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। देखो डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करेंट अकाउंट डिपॉजिट। तो फर्स्ट और थर्ड कौन से में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड है सी में, तो 38 का आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं। देखो अगेन इसमें आपको एक स्टेटमेंट है, एक रीज़न है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, सिंस द डिफॉल्ट रेट्स ऑफ फार्म लोन्स हैव बिकम chronically high due to multiple reasons, our rural bank are facing a lot of cash crush। कई कारणों से कृषि ऋण की डिफ़ॉल्ट जो दरें हैं वो ऊंची हो गई हैं, मतलब वो ज़्यादा हो गई हैं। ग्रामीण बैंकों को अधिक नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर आप देखोगे स्टेटमेंट की बात करें तो वो करेक्ट है। रीज़न क्या दिया है, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ अ लॉट ऑफ फार्म्स प्रोड्यूस इज़ वेस्टेड। वैसे रीज़न भी ठीक दिया गया है, मतलब रीज़न भी ठीक है कि उचित जो भंडार है, मतलब स्टोरेज है, सुविधाओं की कमी के कारण बहुत सारी कृषि उपज बर्बाद हो जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, है ना, आपस में तो कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही होना चाहिए कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट आर जो है, मतलब जो रीज़न है, वो फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला जा रहा है, देखो फर्स्ट वाले में मतलब जो आपको स्टेटमेंट दिया है, सिंस इंडिपेंडेंस द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मे फार्मर्स अक्रॉस इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड एज दे हैव अडॉप्टेड हॉर्टिकल्चर एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। आज़ादी के बाद, अगर इंडिपेंडेंस के बाद से भारत भर में कई किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ क्योंकि उन्हें बागवानी को आय के दूसरे, मतलब सेकेंडरी सोर्स के रूप में अपनाया गया। तो अगर ए देखा जाए वैसे ए ट्रू है ना, हमारे हिसाब से ए ट्रू है। इसके बाद रीज़न क्या दिया हुआ है, वेरीफाइंग क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशंस हैव गिवन इंडिया एन एडेड advantage to be the producers of diverse horticulture crops। बदलती जो जलवायु है या बदलता जो जलवायु और मिट्टी की जो स्थिति है, भारत को बहुत ज़्यादा बागवानी फसलों में उत्पादन होने के लिए एक अतिरिक्त लाभ दिया है। जो आर है वो भी ट्रू है, वैसे तो दोनों ही ट्रू है। और ये जो आर है वो पहली वाली स्टेटमेंट का बिल्कुल सही रीज़न दिया गया है, आपको बता रहे हैं इस पूरे स्टेटमेंट में और इसके साथ रीज़न में कि आज़ादी के बाद से पूरे भारतवर्ष में कई किसानों को आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए जो बागवानी है उसको सेकेंडरी सोर्स के रूप में यूज़ किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसका रीज़न आपको ये दे रहे हैं कि जो यहाँ की बदलती हुई जलवायु है और मिट्टी की जो स्थिति है वो भारत को बागवानी फसलों में हेल्प करती है। तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसका ए वाला सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। और जो आर दिया गया है, मतलब जो रीज़न दिया है वो ए का बिल्कुल सही रीज़न है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको क्या बोल रहे हैं, अगेन वही आपको दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट और एक रीज़न। डिमांड डिपॉजिट आर considered as a convenient mode of payment of execution of even the high value transaction। आपको जो स्टेटमेंट दी गई है, मांग जमा को उच्च मूल्यों के लेन देन के लिए भुगतान का एक सुविधाजनक तरीका माना जाता है। मतलब
ए सही है, मतलब मेरे हिसाब से इसकी स्टेटमेंट सही है, बट द रीज़न क्या दिया गया है, डिमांड डिपॉजिट आर नॉन विड्रॉबल इन नेचर एंड कैन नॉट बी विड्रॉन अगेंस्ट इशू ऑफ चेक एंड अदर सिमिलर इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पेमेंट। लेकिन इसका जो रीज़न दिया है वो गलत है, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो उनको चेक जारी करने और भुगतान के जो अन्य साधन होते हैं उनके खिलाफ वापस नहीं लिया जा सकता, जबकि ऐसा नहीं है, उनको वापस लिया जा सकता है। तो ये क्या है, ये फॉल्स है। ए तो ठीक है बट आर फॉल्स है। एक बार चेक कर लेते हैं इसके ऑप्शंस में। हाँ, तो ए इज़ ट्रू और आर इज़ फॉल्स। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा सी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया हुआ है देखते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू बी फिल इन द गिवन ब्लैंक ए एंड बी। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे मतलब ये ठीक से मतलब आपके जो सैम्पल पेपर में ही ठीक से विजिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी अच्छे से कोशिश करती हूँ। देखो वैसे यहाँ पे जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है ना, आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और मैं जूम करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है लो प्रोडक्शन, इधर ये दो ब्लैंक हैं ए एंड बी, और नीचे वाले में लो, बट इसके आगे क्या लिखा है ये ठीक से विजिबल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी दिमाग लगाएं तो समझ में आएगा कि अगर लो प्रोडक्शन है तो लो इनकम तो होगी ही होगी, है ना। बाकी नीचे वाले में हमें नहीं पता है कि क्या लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से बाकी किसी में इनकम वाला नहीं दिया हुआ है, तो इसका आंसर सही ए होना चाहिए। बट जब तक हमें नीचे वाला नहीं पता चलेगा मैं नहीं बता सकती, और मैंने मतलब ये फ़ोटो जो आपके पेपर में दे रखी है इससे ज़्यादा जूम भी ये नहीं होगी, है ना। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है, हाँ अभी आपको भी ठीक से दिख रहा होगा। मैसेस रमनप्रीत हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर। शी अच्छा ओके ये मिस है, ठीक है। मिस रमनप्रीत हैज़ स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस वेंचर। शी intends to spend a huge amount toward on the job training of her workers before putting them to work। ठीक है, जो रमनप्रीत हैं इन्होंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें वो जिन लोगों को रखती हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको ऑन द जॉब पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पर एक बड़ी राशि, एक बड़ा अमाउंट वो खर्च करती हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे दे रखा है आपको कि राइट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यह मानव पूंजी निर्माण की दिशा में एक सही कदम दर्शाता है। आपको क्या बताना है, आपको इसमें बताना स्पॉट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बाय मिस रमनप्रीत। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मानव पूंजी निर्माण में सीधे अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता, सीधे अपना योगदान नहीं देता। फर्स्ट वाला दे रखा है एड्स स्किल टू एक्सपर्टीज़, मतलब जो कौशल और विशेषता को जोड़ता है, या फिर इम्प्रूव एफिशिएंसी, दक्षता को मतलब एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। इंश्योर जेंडर इक्विटी, मतलब जो जेंडर है या लिंग बोलते हैं, गर्ल या बॉय, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं करता, दोनों को इक्वल रखता है। या फिर इंक्रीज आउटपुट प्रोडक्टिविटी, आउटपुट उत्पादकता को बढ़ाता है। इनमें से कौन सा नॉट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स। देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, इस टाइप के जो भी पैराग्राफ्स टाइप अगर आपके आएंगे, ये इनको एक शॉर्ट केस स्टडीज़ भी बोल सकते हैं। सबसे पहला क्या चीज़ है कि उन्होंने बड़ा अमाउंट खर्च किया है किस पर, जॉब ट्रेनिंग पे। तो आप देखो पहला वाला तो सीधा सीधा मतलब रखता है कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, एक्सपर्ट बना रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। दूसरा, उनकी एफिशिएंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आपको ट्रेनिंग दी जाती है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसे ही प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आपको क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टली
ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही है प्रॉपर, आपको उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है, तो ह्यूमन कैपिटलेशन फॉर्मेशन तो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि सी वाले के बारे में कुछ भी इस तरीके का नहीं बताया गया है कि उनका एक मोटिव है कि जेंडर से रिलेटेड हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो सी वाला डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। तो 43 का सही आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पे। सपोज दैट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन कितना दिया गया है, 20 करोड़ दिया गया है, ठीक है। द इम्पोर्ट ऑफ द नेशन, हाफ ऑफ द एक्सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें आपको ये बोला जा रहा है, इसमें आपको बोल रहे हैं कि मान लो कोई नेशन है जिसका BOT यानी व्यापार संतुलन में कितना दिखाया गया है, 20 करोड़ रुपए, ठीक है। देश का माल का आयात दुनिया के बाकी हिस्सों में माल के निर्यात का आधा है। अगर ये आधा दिया गया है आपको, तो आपसे पूछ रहा है वो कि निर्यात का मूल्य कितना होगा, मतलब जो एक्सपोर्ट है वो कितना होगा। अगर ये आपको आधा दिया गया है तो आप इसका डबल कर दो, 40,000 होगा, 40,000 करोड़ होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी, 44 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 45? आज हम क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें आपको वही दो स्टेटमेंट दे रखी है। स्टेटमेंट्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड TDA टू elevate poverty to benefit the last man at the bottom of the pyramid। भारत सरकार ने पिरामिड के निचले भाग के अंतिम व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए ट्रिकल डाउन अप्रोच को अडॉप्ट किया। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो ठीक है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी गई है, empirical data over the year have show that TDA theory did not yield desired result in India। वर्षों के आंकड़ों को, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट भी सही दी गई है कि जो कई सालों का जो अनुभव होता है, उस अनुभव से पता चला है कि जो TDA का सिद्धांत है ने भारत को ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दिए हैं। हाँ, तो ये सही है कि बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं दिए। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 46 में अगेन आपको एक स्टेटमेंट के साथ एक रीज़न दिया। इफ़ द रिसीप्ट and payment on the current account are equal to each other, it depicts a situation of current account surplus। मतलब यदि चालू खाते पर रिसीप्ट और पेमेंट एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये चालू खाता की स्थिति को, अधिशेष की स्थिति को, सरप्लस को दर्शाता है। तो अगर आप देखेंगे जो हमें स्टेटमेंट वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि अगर रिसीप्ट और पेमेंट साइड एक होती हैं तो फिर सरप्लस का तो मतलब ही नहीं होता। सरप्लस तो हम तब निकालते हैं जब जब हमारी ज़रूरत पूरी होने के बाद जो अमाउंट बच जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अच्छा, इसके साथ में इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, सरप्लस करेंट अकाउंट मीन दैट द nation is lender to the other countries and a deficit current account mean that the nation is borrow from other countries। देखो, इसका रीज़न लेकिन बिल्कुल सही दिया हुआ है। रीज़न में हमें बोल रहे हैं कि एक चालू खाते का अर्थ, मतलब एक, अगर हम सरप्लस करंट अकाउंट की बात करें तो उसका मतलब होता है कि किसी एक जो नेशन होता है, जो दूसरे नेशंस होते हैं उनमें उनके लिए एक ऋणदाता होता है, जो एक घाटे वाले करंट अकाउंट का अर्थ होता है कि राष्ट्र अन्य देशों का कर्जदार है। यही तो मतलब होता है ना इसका। सरप्लस करंट अकाउंट का यही मतलब होता है कि अगर एक नेशन ने दूसरे नेशन से उधार ले रखा है
कर्जा ले रखा है तो वो उसको शो करता है, तो रीज़न बिल्कुल सही है। लेकिन ए जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, तो इसका डी वाला सही होगा कि ए इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। 46 का आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 47 में आपको जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है कि जो औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई टैरिफ की जो नीतियां थी ने भारत के विदेशी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। हाँ बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव डाला, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, एक बार बाकी सारी भी पढ़ लेते हैं। बाकी सेकेंड स्टेटमेंट में आपको बोल रहे हैं कि जो औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई जो टैरिफ प्रणाली है, नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना की मात्रा पर अनुकूल रूप से प्रभावित नहीं किया। अनुकूल रूप से प्रभावित किया। तो आप देखोगे कि जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है वो गलत है, और जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है उसमें आपको बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन व्यापार और टैरिफ की उदार नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना को मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट भी गलत है, बिकॉज इसमें बोला जा रहा है आपको कि लिबरल पॉलिसीज आर, ठीक है, कमोडिटी प्रोडक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट वाले में आपको बोल रहे हैं सी में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु टैरिफ की प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के विदेशी व्यापार की संरचना और मात्रा को अनुकूल रूप से प्रभावित किया। फेवरेबल अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये भी गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट ही सही स्टेटमेंट है। आ जाते हैं नंबर 48 पर। देखो इनका सही कॉलम हम खुद से बना लेते हैं। माइग्रेशन, देखो माइग्रेशन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है, यानी फर्स्ट का थर्ड हो गया, ठीक है, ऐसे फर्स्ट का हो गया थर्ड। उसके बाद लो लेवल ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड्स यानी बी। इधर क्या दे रखा है आपका, रिड्यूस द पावर कैपिटल 9, मिसमैच बिटवीन, हाँ ये फोर्थ वाला, मिसमैच बिटवीन रिक्वायर्ड स्किल एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। ऐसे ही पॉपुलेशन हाई ग्रोथ रेट का हो गया रिड्यूस पर कैपिटा इकोनॉमिक ग्रोथ। और लास्ट वाला है डी लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग का हो गया ये वाला। तो इसका मतलब फर्स्ट का हमारा निकल कर आया कौन सा, थर्ड वाला, बी आंसर इसका सही होगा, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट, और आज के का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। आपके जो इसमें ये वाले क्वेश्चंस आए हैं ना, ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस, इसमें कुछ भी समझ नहीं आ, लिखा ही इस तरीके से कि कुछ समझ नहीं आ रहा। आज के इसमें 3 क्वेश्चंस इस तरीके के हो गए जिन पे मैं आपको अलग से वीडियो दे दूँगी, क्योंकि ये इसमें समझ नहीं आ रहा, इनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अच्छा ओके, यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 to 54 आर टू बी आंसर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। ओके देखो यहाँ से आपका सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है ना। तो सेक्शन सी के आगे मैं आपको अभी बाद में बताऊंगी, हम इसको कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और मैंने कहा था कि मैंने चैनल पे एक पोस्ट क्रिएट किया है, आपके फर्स्ट टर्म से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।